नमस्कार साथियों। हाँ। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मेरोठा, डलहौजी की खूबसूरत वादियों में होटल मेहर से लाइव, और मेरे साथ है एमिनेंट स्कॉलर, जाने माने कथाकार, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित, और अपनी कहानियों में भारतीय लोक जीवन के साथ जो समसामयिक सवाल हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, राजनीतिक सवाल, उन पर पूरी बेबाकी और निडरता से सवाल अपनी कहानियाँ लिखने वाले प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब। तो आज हम, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमें मिल गए, उनका थोड़ा वक्त मिल गया। तो आइए हम एक प्रेम भरा साक्षात्कार शुरू करते हैं। उसमें कितना स्नेह और कितने विचार है वो तो आप अब इस जीवन से देख पाएंगे। What is your name? नाम क्या है तुम्हारा बेटा? बहुत। क्या नाम पता है? राधिका। ओके। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया है ना। रोक दूँ मैं तब तक। जैसा कि मैं बता रहा था, हमारे साथ है प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब। आइए कुछ सवाल उनसे शुरू करते हैं। सर, कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला? कब आपके मन में आया कि मुझे जो सामाजिक मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको कहानी में लेकर सामने आना चाहिए? क्यों आप कहानी की तरफ गए, दूसरी इतनी विधाओं के होते हुए? तो इन पर आप थोड़ा रोशनी डाल सकें। दूसरा क्या हुआ कि बचपन से मेरी एक आदत पड़ गई थी, एक तो पढ़ने की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कल मेरी बातचीत हो रही थी बाबा से, तो ये बात आई कि लोग आज लिखते तो बहुत हैं साहब, पढ़ते नहीं। तो लेकिन मेरी बचपन से मेरी आदत थी पढ़ने की। तो क्या होता था कि हफ्ते में एक दिन बाज़ार लगता था। तो गांव में थे, मध्य प्रदेश के, हाँ। तो वो जब वहाँ बाज़ार में से सामान लाते थे मेरे पिताजी, तो कागज़ की पुड़ियों में बंधे हुए सामान होते थे। तो वो सामान निकाल लिया, हल्दी, धनिया, मिर्चा वगैरह, और फिर वो कागज़, तो उन कागज़ों को मैं पढ़ता था। हैं, जाहिर है कि उनमें कोई वाक्य स्पष्ट होगा नहीं, जब फटा हुआ है जी। जब पिताजी ने मेरे ये देखा कि ये लड़का ऐसे पढ़ रहा है ना, ललक है उस तरह, तो उन्होंने ये काम शुरू किया कि फुटपाथ पर बिकने वाली जो किस्से कहानियों की किताबें थी, जी जी जी, 2 आने में मिलती थी, हैं, पॉपुलर टाइप का जो, हाँ, बाजारू जो साहित्य होता था। नहीं, बाजारू नहीं था वो। नहीं, बाजारू से मेरा तात्पर्य केवल बाजार में जो मिलता था, लोकल हाट नहीं, मतलब उससे मैं जैसे किस्सा तोता मैना, हाँ, हाँ, या पंचतंत्र या इस तरह की जो किताबें थी। हाँ, क्योंकि मैं वो बाजारू साहित्य तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, वो मेरी रुचि जानते थे, क्योंकि खुद मुझे वो कहानियाँ सुनाते थे। अरे वाह। तो मेरे पिताजी उर्दू तो जानते ही थे, वो अरबी और फारसी भी जानते थे। अरबिक नाइट्स की पूरी कहानियाँ उन्होंने मुझे सुनाई। अलिफ लैला वाली भी। हाँ, अलिफ, उसका असली शीर्षक है अलिफ लैल, तो अल्फ लैल तो लैल। अरे वाह, रात से उसका कनेक्शन। 1001 रातों की कहानी, वाह। अल्फ लैल तो लैल, है ना। ये मैंने उनसे सुनी। किस्सा जहाँ दरवेश, किस्सा, ये सब मैंने उनसे एक तो सुनता था और दूसरा पढ़ता था। खैर बहरहाल, मेरे माता पिता तो बचपन में मर गए, मैं 12-13 साल का था। तो जब मैं 9th 10th में पहुंचा, तो जिस स्कूल में, वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में ताला बंद रहता था। ताला इसलिए बंद रहता था, कोई जाता नहीं, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता था लाइब्रेरी, समझ रहे, है ना जी। तो मैंने पता लगाया कि भाई इसकी चाबी किसके पास,
एक टीचर के पास थी। टीचर्स भी वहीं रहते थे, हॉस्टल भी था, कस्बा था। तो मैंने कहा कि इसकी चाबी या तो आप खोलिए या मुझे दे दीजिए। या मुझे तो मुझे दे दी। फिर मैं क्या करूँगा खोल के, वहाँ कोई आता ही नहीं, कोई विद्यार्थी नहीं आता। तो साहब मैं चाबी खोलता था, अंदर जाता था। उसमें हिंदी और अंग्रेजी की किताबें थी। जितनी किताबें थी सब पढ़ गया। और जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे हाथ में जो किताब थी वो शरतचंद्र का उपन्यास था, परिणीता। परिणीता बाद में उस पर फिल्म भी बनी। तो जब परिणीता मैंने पढ़ा तो इतना मैं उससे प्रभावित हो गया कि मुझे लगा कि यार ऐसी कहानी तो मैं भी लिख सकता हूँ। और तो वो परिणीता एक प्रेम कहानी है। तो मैंने भी एक प्रेम कहानी लिखी। ये 9वीं क्लास के बाद? 11th में। 11th सॉरी, जब 11वीं में। 11वीं। 9वीं 10वीं में तो पूरी लाइब्रेरी पढ़ गया था मैं। 11th में वो परिणीता पढ़ी मैंने। ओके। हाँ, तो परिणीता पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार ऐसी कहानी तो मैं भी लिख सकता हूँ। और फिर मैंने कहानी लिखी। कहानी लिखी जिसका शीर्षक था वादा। वादा। तो भाई हमारे लिए तो बहुत बड़े विद्वान वही होते थे जो हिंदी का अध्यापक होते थे। ऐसी बात। तो मेरे गुरुजी थे, उनका नाम था अमृतलाल त्रिपाठी। अभी जीवित हैं। अभी मैं, हाँ, अभी मैं 3 साल पहले मिलकर आया हूँ उनके गांव, गया था मिलने। हाँ, जब मुझे पता लगा कि वो जीवित हैं तो मैं मिलने गया और अपनी किताबें ले गया, उनको भेंट करके आया। कितनी बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि मेरे सारे गुरुदेव मर चुके हैं। हाँ, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग पता एक दो हैं, लेकिन वो नहीं है। तो बात तो मैंने वो कहानी मैंने अपने त्रिपाठी जी गुरुदेव दी। अगले दिन उन्होंने मुझे बुला लिया। इतना डांटा मुझे, बुरी तरह डांटा का बकवास कहानी है, हैं? कहा ये कहानी अपमानजनक है। किसका अपमान? समाज का। अच्छा, समाज। तो मैंने कहा क्या अपमानजनक है इसमें? अच्छा, आपने पूछा? हाँ, मैंने कहा इसमें अपमानजनक क्या है? बताएं तो सही है। तो उन्होंने कहा कि इसमें ये तो प्रेम कहानी है, लेकिन जो तुमने प्रेम कथा लिखी है उसमें जो लड़का है वो किससे प्रेम कर रहा है? अपने मामा की बेटी से प्रेम कर रहा है। तो कहा मामा की बेटी बहन होती है, उससे न तो प्रेम हो सकता न विवाह हो सकता। तुम्हारी कहानी में तो लड़का उसको भगा के ले गया है, तो कहा ये तो बहुत अपमानजनक है। तो अच्छा, नायक नायिका उसमें हिंदू है। अच्छा, तो दक्षिण भारत में तो होता है। नहीं, उत्तर भारत में मुसलमानों में होता है। नहीं, अगर वो धर्म पर चले, हाँ, कहें अगर हिंदू नायक, हाँ, साउथ में तो होता है। लेकिन किसको पता है यार? हाँ, साउथ लिटरेचर तो कहाँ है ना, जिसने पढ़ा होगा उसी तो। और नॉर्थ में तो मुसलमानों में भी होता है ना। हाँ, नॉर्थ में तो चाचा की बेटी, मामा की बेटी, फूफा की बेटी, उनसे शादी आ जाती है ना। तो मैंने ये जो कुठाऊं उपन्यास है उसमें ये मुद्दा भी उठाया है। अच्छा। और ये पढ़ा नहीं, अभी नहीं पढ़ पाया। उसमें मैंने ये मुद्दा दूसरे ढंग से उठाया है। मैंने ये दूसरे ढंग से इसलिए उठाया है, ऐसा उठाया है कि ये चूँकि लोगों को पता है, हाँ, लड़का लड़की को पता है कि हमारा विवाह हो सकता है, हैं?
तो चाचा की बेटी, मामा की बेटी, उससे पहले तो प्रेम होता है, मोहब्बत होती, फिर शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं लोग इस उम्मीद में कि मतलब शादी तो होगी ही, अगर नहीं हुई तब दिक्कत ये होती है कि तलाक होता है कि वो लड़का समझ जाता है ना, पहली रात में ही समझ जाता है कि ये जो है कुंवारी नहीं है, शाही संबंध हो चुका है इसका, हाँ, तो तलाक देता है। तो कोठाओं में ये मुद्दा मैंने उठाया है ना। तो खैर, तो उन्होंने कहा कि ये अपमानजनक है। मैंने वो कहानी फाड़ कर फेंक दी, हालांकि मैंने गलती की। आज अगर वो कहानी छपती, यही मैं कह रहा हूँ, तो इतनी क्रांतिकारी कहानी होती हो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि आज तो हो रहा है। और जड़ समाज में प्रहार उस वक्त नहीं, आप तो सगे भाई बहन में सेक्सुअल संबंध हो रहे हैं। ऑनर और ऑनर, मैंने बोला ऑनर कर लेंगे, मैंने उस दिन कहा भी था, हाँ, कि आप तो फिर भी मर्यादित हैं वो, हाँ, यहाँ तो सगे भाई बहन में भी, हाँ, तुमने कहा। अब बताइए। तो उस दिन के बाद मैंने ये तय किया कि जिस जीवन का अनुभव नहीं है उस पर कहानी नहीं लिखती। मतलब हिंदू समाज में ये अपमानजनक है कि मामा की बेटी से प्यार करना, है कि नहीं? तो अच्छा, वो मुझे नहीं मालूम, अच्छा उसको परेशान करे, प्रताड़ित करे, वो चलेगा। मैंने तो अपनी कहानी लिखी थी ना, क्योंकि मुझे वो आया था आपके नॉवेल में, हाँ, कि मेरे मामू की बेटी थी, जिससे मुझे प्रेम हो गया था बचपन में, हाँ, हालांकि हम लोग बिछड़ गए, हाँ। तो मुझे वो याद पूरे नहीं लगी परिणीता पढ़ते हुए, तो मैंने तो लिखा, लेकिन नाम मैंने हिंदू रख दिए, लड़का लड़की, बस ये गड़बड़ हो गया। तो मैंने कहा यार, जिस समाज को आप नहीं जानते उस पर कहानी नहीं लिखी। जैसे यहाँ कहा भी मैंने कि महाभारत पढ़िए, है ना भाई, पहले अगर नहीं पढ़ी है तो ये अश्वत्थामा क्यों लिख रहा हो भैया? राजस्थान के लेखक को डांटा था एक बार मैंने, हाँ, बकरीद पे कहानी लिखी, बकरीद पे आप बता, बहुत डांटा था, है ना, भारत। फिर मैंने दूसरी कहानी अपने अनुभव पर लिखी। वो अनुभव ये था कि जब मैं हाई स्कूल के बाद, इंटरमीडिएट करने के बाद मैं काम ढूंढने लगा कि कहीं मुझे नौकरी वोकरी मिल जाए। इस सिलसिले में मैं वहीं इलाहाबाद में आया। इलाहाबाद ज़िले के गाँव में पैदा हुआ, कहाँ काम वो मिलता है ना। तो फिर मैं अपने गांव की तरफ चल पड़ा। हालांकि मुझे तो घर से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी शरण वहीं कहाँ ले गए, हाँ, कहाँ। तो वहाँ मैं इलाहाबाद गया तो वो समर शेष में है कि मैं एक होटल में काम करता था, जूठी प्लेटें, है ना। जिन लोगों को ये नहीं पता कि वो आपकी कथा है, उनके लिए होना है का रूप दूसरा है वहाँ। लेकिन जैसे ही उस आदमी को ये पता चला जो होटल का मालिक था, ये लड़का पढ़ा लिखा, वो इस तरह से लिखा, उसने समझा कि मेरे गांव का एक आदमी जो नौकरी करता था वो आ गया उसी होटल में खाना खाने। तो उससे जो मैं बात कर रहा था तो उसमें अंग्रेजी भी शामिल थी, हिंदी अंग्रेजी मिक्स। तो जब वो चला गया खाना, कब तुम अंग्रेजी बोलते? कहा। जब उसने देखा कि पढ़ा लिखा है और ये प्रिंट हो रहा है, तो उसने मुझे निकाला नहीं, लेकिन मतलब उसने कहा कि देखो, हम अब तुमसे ये काम नहीं करा सकते, हाँ बेटा जाओ, दूसरा कोई काम हो। और उसने चवन्नी का एक सिक्का, 4 आने का, वो दे दिया मुझे। वही चवन्नी मेरे जेब में थी। अब मैं कहाँ काम होता, तो मैंने सोचा कि चलते हैं गाँव। तो शहर से लगभग 13-14 किलोमीटर पर मेरा गाँव।
लेकिन जाने के लिए ना कोई बस ना कुछ नहीं, बस ये है कि एक जगह तक इक्के वगैरह इक्का तांगा या ट्रक वगैरह चलते थे, कृपा हो गई तो ट्रक वाला बैठा लेता था। तो एक जगह उतरते थे तो वहाँ से फिर 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर मैं आ गया। तो बारह में पैदल चला जा रहा था, चमन्नी मेरे जेब में, लेकिन पेट में कुछ नहीं था। और गर्मियों के दिन चलते 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 मैं बेहोश हो गया और मैं गिर पड़ा। तो वहाँ खेतों में कुछ काम कर रही थी स्त्रियाँ, वो आ गई पानी में लेकर छिटा उठा मारा। हाँ, तो मुझे होश आया। तो मुझसे लगी पूछने मेरे बारे में। तो मैंने कहा मेरा क्या है, मैं तो अनाथ हूँ, कोई नहीं है। मैं गांव जा रहा हूँ, मेरे चचेरे भाई वगैरह हैं उनकी, तो वहीं अब क्या करूँ, है ना। तो कहा बेटा तुम कुछ खाया हुआ है कुछ? मैंने कहा मेरे पाप, मैंने कहा एक चवन्नी है। हाँ, तो मैंने सोचा कि रास्ते में कोई इक्का उक्का मिलेगा तो बैठ जाऊँगा, तो चाराना ले लेगा वो, इसलिए खाया नहीं। तो अपने साथ को चने वगैरह जो लाई थी या खाने का सामान जो भी भाई छोड़ गए, कहा बेटा कुछ खा लो। खिलाया सब स्त्रियों ने मुझे। हाँ, तभी एक इक्का वहाँ से आ रहा था। उन्हीं स्त्रियों ने इक्का को रोका, कहा इस बच्चे को बैठा लो। तो मेरे गांव से करीब जो बस अड्डा था और रेलवे स्टेशन भी वहाँ था, वो घूरपुर उसका नाम था। तो कहा घूरपुर में ले जाकर छोड़ देना, और इसके पास चवन्नी है, इससे ज़्यादा देगा नहीं है, ये चाह रहा गाय को बैठा लो। इक्के वाले ने मुझे बैठाया। तो जब मैं गया तो घूरपुर जब पहुँचा, तो जब मैं उतरने लगा तो मैंने वो चवन्नी उसको, तो वहाँ से घूरपुर का किराया उस ज़माने में 2 आने होता था। तो ये स्त्रियों ने भी समझा था शायद, और मैंने भी ये समझा था कि 2 आने वापस करेगा मुझे। हैं? लेकिन उसने चवन्नी जब ली तो उसने कहा ये खोटा है, कहा ये चलेगी नहीं, हाँ नकली है। तो मैंने कहा लेकिन मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं। तो कहा ठीक है, हम किसी तरह से चला लेंगे उसको। तो यानी पूरी चवन्नी उसने रख ली, पैसा 2 आने वापस नहीं किया। तब मैंने एक दूसरी कहानी लिखी जिसका शीर्षक था खोटा सिक्का। हाँ, खोटा सिक्का। हालांकि वो खोटा था नहीं ना, उसने देखा कि ये बच्चा है, बर्बाद करते हैं खोटा सिक्का। तो वो मेरा अनुभव था, वो आपका जी मेरा निजी अनुभव था। उसके बाद से फिर मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो निजी अनुभव से लिखूंगा, है ना, या फिर किसी दूसरे के अनुभव को सुनकर और उसे जी कर तब लिखूंगा कहानी या उपन्यास। तो ये शुरुआत थी। अब तुम दूसरा देखा आपने कि प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह ने कैसे अपने जीवन के अनुभवों से सीख कर कहानी लिखना प्रारंभ किया। पहले इश्क में नाकामयाब जो होता है वो ज़िंदगी भर फिर इश्क से घबराता है। लेकिन हमने देखा कि पहली कहानी लिखी, फाड़ दी, लेकिन उस राह से वो विचलित नहीं हुए। अपने अनुभवों पर उन्होंने खोटा सिक्का लिखी। तो ये जो प्रसंग उन्होंने सुनाया, इससे उनकी रचना प्रक्रिया पर भी हम देख सकते हैं उनकी रचना प्रक्रिया, और उस रचना प्रक्रिया में कैसे वो अपनी कहानियों से वार्तालाप या बातचीत करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस समाज को, साहित्य को, जो वो दौर था जब आपने प्रारंभ किया था कहानी लिखना, और आज का जो दौर है, इन दोनों दौरों में क्या आप अंतर या साहित्य को लेकर जो दृष्टि है
या अपने आपके अपने भी क्या विचार हैं, या अगर आपके साहित्य से ही देखें कि पहले जो लिखा आपने उसमें अब जो लिख रहे हैं उसमें ये जो अंतर है इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको मैं ये जो उस ज़माने का जो जीवन है और आज का जो जीवन है, जाहिर है कि में अंतर है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। तो जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की, फिर बीए में गया, मैं कहानियाँ लिखता रहा। बीए में जाते ही, बीए में जब मैं पढ़ रहा था तब मेरी कहानियाँ पत्रिकाओं में छपने लगी थी। अच्छा, कविताएं भी लिखता था मैं, तो कविताएं भी छपने लगी थी, है ना, प्रकाशित होने लगी थी। तो मैं अपने ही समाज के अंदर जो खराबियाँ, जो बुराइयाँ, जो चीज़ें दिखाई पड़ती थी मुझे, मैंने उन्हीं पर कहानियाँ लिखी। फिर बाद में वो दायरा थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा ये हुआ कि मैं पूरे हिंदी समाज, भारतीय समाज तो नहीं कहूँगा, क्योंकि भारतीय समाज कहने का मतलब पूरा भारत है ना। हिंदी समाज का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश में तो रहा ही, तो ये पूरा जो एरिया जिसको काऊ बेल्ट कहा जाता है, हाँ, तो पूरे हिंदी प्रदेश, उसको हिंदी प्रदेश कहता हूँ, काऊ बेल्ट नहीं कहता मैं। तो वहाँ जो समस्याएं थीं, हाँ, जीवन, उन समस्याओं को मैंने न सिर्फ देखा आंखों से, बल्कि मैंने आंखों से उनको पढ़ा। लोग मुंह से पढ़ते हैं, मैंने आंखों से पढ़ा। वाकई महत्वपूर्ण है। तो मैंने ऐसी तमाम कहानियाँ लिखी और वो छपी भी। और एमए के दौरान तक मेरा नाम लेखक जगत में एक तरह से जान गए लोग, मेरे नाम को जान गए लोग। उसका उदाहरण देता हूँ कि उस ज़माने में ये था कि मुसलमान को संस्कृत पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। हिंदी तो कोई पढ़ता ही नहीं था। हाँ, बीए में संस्कृत मैंने जिद करके पढ़ी, हाई स्कूल में संस्कृत पढ़ी, इंटर में संस्कृत पढ़ी, बीए में संस्कृत मुझे मना कर दिया गया कि नहीं ले सकते। ज़बरदस्ती जिद करके मैंने संस्कृत पढ़ी। मैंने कहा मैं संस्कृत ही पढ़ूँगा, 2 भाषाएं पढ़ सकते हैं, एक अन्य विषय। तो मैंने 2 भाषाएं में हिंदी और संस्कृत, और एक अन्य विषय के रूप में इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो संस्कृत में तो बहुत मतलब करीब 1 महीना 1.5 महीना मुझे बाहर परेशान किया गया, है ना। लेकिन मैं नहीं माना, और मैं फिर बाद में वो हार कर, अब वो कहानी लंबी है, अगर उसको बताऊंगा तो कैसे हारा वो, कैसे मैं मतलब मेरे गुरुदेव जो संस्कृत थे वो कैसे हारे, इसकी एक लंबी कहानी है, तो वो मैं नहीं सुनाऊंगा। लेकिन हार गए हो, कहा अरे अब इस लड़के को तो पढ़ाना पड़ेगा संस्कृत है। तो मैंने एक ऐसा सवाल कर दिया था जिसका जवाब नहीं था उनके पास। तो फिर उन्होंने मुझे, तब मेरा नाम उन्होंने रजिस्टर में लिखा जिसमें हाजिर ले लेते, तब मैंने संस्कृत पढ़ी 12। तो एमए करने इलाहाबाद और बनारस के बीच में एक छोटा सा शहर ज़िला है मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में उस ज़माने में एक ही डिग्री कॉलेज था, और सिर्फ बीए तक की पढ़ाई होती। अब तो वहाँ 4 कॉलेज हैं, वहाँ एमए वगैरह पढ़ाया जाता है, रिसर्च भी कराई जाती है। वो ज़माने एक ही था, है ना। तो बड़ी मुश्किल से मुझे एडमिशन मिला। फिर तो विश्वविद्यालय भी हो गया वहाँ। हाँ, तो नहीं, तो वहाँ से अक्सर लोग पढ़कर मिर्ज़ापुर से जो बीए करते थे वो एमए करने के लिए बनारस चले जाते थे। बनारस या इलाहाबाद? नहीं, इलाहाबाद कोई ज़्यादा ही नहीं था। अच्छा, बनारस ज़्यादा।
बनारस नज़दीक है, मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद दूर है, ठीक। है ना। और मिर्ज़ापुर जो लोग रहते हैं उनकी रिश्तेदारी या कुछ में कुछ बनारस में होती थी, तो वो सीधे BHU। लेकिन BHU में मेरा तो कोई लिंक था ही नहीं। इलाहाबाद में ये लिंक था कि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ और बस 13-14 किलोमीटर में मेरा गाँव है ना। बस यही लिंक था। यही लिंक था। तो मैं इलाहाबाद आ गया। इलाहाबाद आ गया तो मैंने फॉर्म लिया, 5 रुपए का नहीं 2 रुपए का फॉर्म, संस्कृत जमा कर दिया मैंने, MA संस्कृत। अच्छा, वो 2 रुपए भी मुझे मैंने उधार लिया था। वहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन में काम करते थे, उनका नाम था जयशंकर त्रिपाठी। हालांकि मुझे जब उनका नाम नहीं रहा तो जयशंकर प्रसाद कहता था मैं, लेकिन वो जयशंकर त्रिपाठी। उन्हीं BA करते वक्त वहाँ मिर्ज़ापुर में एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने पूछा आप क्या करोगे, तो मैंने कहा मैं कर। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ BA करने के दौरान भी एक लड़की से प्रेम हो गया। उस चक्कर में साहब मेरा कमरा खाली करा दिया, फेंक दिया गया मेरा सामान मेरी अनुपस्थिति में। तो उसी आदमी ने, वो कचहरी में काम करता था, तो कहा भाई अब क्या करोगे, तो मैंने कहा मैं करूँ। कहाँ से करोगे, मैंने कहा इलाहाबाद। जानते हो किसको इलाहाबाद, मैंने कहा नहीं। तो नहीं ठीक, कहा हिंदी साहित्य सम्मेलन चले जाना, और जयशंकर त्रिपाठी वहाँ पर हैं, है ना। वो MA थे हिंदी में, PhD थे, उनको नौकरी नहीं मिली थी कहीं, डिग्री कॉलेज में भी नहीं मिली थी, यूनिवर्सिटी छोड़। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में मामूली तनख्वाह पर वो काम कर, वहाँ 400-500 ऐसे देते थे, जबकि डिग्री कॉलेज में अगर चले जाते तो उनको 800-900 मिलता। तो वह बहुत चिट्ठी ले गए, तो उन्होंने मुझे 5 रुपये दिए, जिसमें से 2 रुपये तो फार्म का था, और जो 3 रुपये था वो आने जाने का रिक्शे उक्शे से, है ना। तो मैं आया उनके पास, फॉर्म जमा कर दिया। तो फॉर्म जमा कर दिया, मैंने कहा हाँ। सब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा संस्कृत लिखा है मैंने। कुछ तुम तो कह रहे थे कि BA में तुमको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया, हाँ, जिद करके संस्कृत पढ़ी, फिर ये गलती क्यों कर ली तुमने। तो जो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे, उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि वो ओझवा जो है ना, वो संस्कृत में तुम्हें MA नहीं करने देगा। हाँ, दूसरा फॉर्म हो जाकर हिंदी में, है ना, हिंदी में। और कहा मेरे एक रिलेटिव रिश्तेदार, उनसे मैं बोल दूंगा हिंदी में एडमिशन, हिंदी में भी एडमिशन सिफारिश से होगी मुसलमान की। अरे भैया भगा दिया हूँ, फिर 5 रुपए के नोट दीजिए, ले जाओ। पूरब के ऑक्सफोर्ड की बात हो रही है। हाँ, ये पूरब का ऑक्सफोर्ड की बात हो रही है, हाँ, जहाँ PhD नहीं मिलती है, DPhil मिलती है, डिग्री मिलती है। गया भैया, मैंने फिर फॉर्म दूसरा खरीदा 2 रुपए का, और हिंदी MA जमा कर, फिर लौट कर फिर आया। तो उन्होंने कहा कि कुछ खाया हुआ है, मैंने कहा पैसा ही ख़त्म हो गया सब। तो ले गए खाना वाना खिलाया, है ना। तो मैंने कहा हिंदी में तो हो जाएगा ना। तो कहा कि भाई मेरे एक रिश्तेदार हैं वहाँ पर, है ना, उनसे मैंने पहले ही कह रखा है। जानते कौन थे वो, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी, जिनकी कबीर ग्रंथा बोली। हाँ, कबीर ग्रंथा। हाँ, पारसनाथ तिवारी। तो कहा उनसे मैंने कह रखा, वो मेरे रिश्तेदार हैं, और उन्होंने वादा कर लिया है कि तुम्हारा एडमिशन श्योर एंड श्योर। तो जिस दिन रिजल्ट निकला तो बाहर वो चिपका दिया था कागज। तो मैं वहाँ एक कमरा किराए पर इस शर्त पर लिया था मैंने कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब मुझे पैसे मिलेंगे कहीं से ट्यूशन व्यूशन करके तब मैं किराया दे पाऊँगा, वरना नहीं दे पाऊँगा। तो 15 रुपये मैंने किराया, हाँ, एक मुसलमान और भी शिया, उन्होंने दे दिया।
और पहले ही बता दूं कि ना उन्होंने कभी किराया मांगा और ना मैंने कभी किराया दिया। वाह। हाँ, बल्कि अपने साथ एक और विद्यार्थी को भी रखा मैंने वहाँ पर, है ना, किराया हमने दिया। वाह। बल्कि रात में शाम को वो अपने बेटे को भेजते थे मेरे कमरे में, नीचे मेरा कमरा, ऊपर उनकी रिहाइश थी, पीछे बहुत बड़ा मकान। कहा जाकर देखो बिस्मिल्लाह जो है वो खाना पका रहा है कि नहीं। वो स्टोव लकड़ी के कोयले वाला वो था मेरे पास, उसी पर मैं खाना पकाता था अपना। हाँ, तो अपने बेटे को देखते थे, सीढ़ी नुमा जो था। हाँ सीढ़ी। कहा देखो वो बिस्मिल्लाह जो है खाना बना रहा पका रहा है नहीं। तो जिस दिन उनको ये पता चलता है खाना नहीं पका रहा, तो उस दिन ट्रे में लेकर खाना मेरे पास। वाह। अच्छा, उनकी एक बेटी भी थी, बेटा 10th में था, बेटी 9th में। तो जिस अक्सर तो बेटा ही आता था, लेकिन कभी कभी बेटी भी आती थी। अच्छा, बेटी आती थी तो खाना रख देती थी और बैठ जाती थी। बेटा तो खाना रख के चला जाता था, बेटी बैठ जाती थी। अरे यार, मैं इतना डरता था, मैंने कहीं मुझे इससे प्रेम ना हो जाए। पहले ही 2-3 हो चुके हैं। 2-3 हो चुके हैं, है ना, वो झेल चुका हूँ। तो मैं बहुत डरता था। हाँ, मैं उससे कहता जाओ बैठी दो, कह नहीं खाना खा लीजिए आप, मैं ट्रे लेकर। मैंने कहा ट्रे पहुँचा दूंगा मैं। कह नहीं खाना खाइए ना आप। और फिर दुनिया भर के सवाल करती थी मुझसे। तो लिखा आपने? दोबारा तो ये आया कि साहब मंडे से सोमवार से क्लास MA की शुरू हो। 70 लोगों का एडमिशन हुआ था। 70, बहुत बड़ा हॉल, और वो सिनेमा हॉल की तरह था। बेंचें लगी हुई थी नीचे से लेकर ऊपर तक। हमारा H12 कमरे की था। हाँ, उसमें सबसे पहले मेरा ही नाम था, क्योंकि वो शायद अल्फ़ाबेटिकल था। हाँ, नहीं दूसरी वजह भी हो सकती है, कुछ भी नहीं पता नहीं, लेकिन नहीं अल्फ़ाबेटिकल ही होगा। तो अंग्रेजी में, है ना। अच्छा, और मैं ट्यूशन वगैरह करता था, 10 रुपये 5 रुपये की ट्यूशन मिलती थी जमाने में। लेकिन मैं अखबार जरूर खरीदता था, और 2 अखबार खरीदता था, एक हिंदी का, एक अंग्रेजी। किस इलाके में रहते थे सर? इलाहाबाद में अतो सुइया। अच्छा। जहाँ धर्म भारती रहा करते थे। हाँ, धर्म भारती ने वहीं रहते हुए इश्क किया अपनी प्रेमिका से, गाँव का देवता में लिख दिया। हाँ, और फिर उसको लेकर भाग गए वो मई। जबकि वो शादीशुदा थे। बंद गली नहीं, वो नहीं, गाँव का देवता नहीं, बंद गली का आखिरी मकान, ये जो कहानी हुई। तो वाकई अतो सुइया में एक मकान है जो बंद गली का आखिरी मकान है।